अर्जुन ने जब अग्रिमा को खुद के ख्यालों में गुम देखा तो उसे कुछ ठीक न होने की आशंका नजर आई। उसने प्यार से अग्रिमा से कहा, क्या हुआ है? तुम किस तरह की बातें क्यों कर रही हो? आज से पहले भी मैंने तुम्हारी और तुमने मेरी मदद की है, तो आज ऐसा क्या हो गया है? अग्रिमा ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद को थोड़ा शांत किया और कहा, आई एम सॉरी, मैं इस तरह से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन सुबह से इतना कुछ हो गया है, सब कुछ समझ से बाहर और सिर से ऊपर जा रहा है, इसलिए शायद दिमाग स्थिर नहीं है। आप प्लीज़ अभी अपने भाई और अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, उन्हें आपका ज़्यादा ज़रूरत है। अर्जुन कुछ और कहता इससे पहले ही सौम्या पार्थ के साथ अंदर आई। साथ पार्थ कुछ देर पहले ही घर आया था और सौम्या ने जब उसे बताया कि अग्रिमा आई हर मदद चाहती है तो वो सौम्या के साथ ही उसके ऑफिस रूम में आ गया। पार्थ को देखकर अर्जुन और अग्रिमा दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। जहां अर्जुन ने गर्मजोशी से पार्थ के साथ हाथ मिलाते हुए उसके हालचाल लिए, वहीं अग्रिमा ने उसे देखकर अपने हाथ जोड़ दिया और नमस्ते किए। पार्थ भी दोनों से खुशी खुशी मिला और फिर उसने सौम्या की उसकी कुर्सी पर बैठने में मदद की और खुद भी एक कुर्सी खींचकर उसके पास ही बैठ गया। अर्जुन और अग्रिमा दोनों ही प्यार भरी नज़रों से उन्हें देखते रहे, क्योंकि पार्थ और सौम्या साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे और पार्थ का इस तरह सौम्या का ध्यान रखना उन दोनों का दिल जीत रहा था। दिल के किसी कोने में एक दबी हुई सी इच्छा जरूर उठी कि क्या उनकी ज़िंदगी भी कभी ऐसे हो सकती है, पर इसे इच्छा के सिर उठाने से पहले ही उनके दिमाग ने उस इच्छा को मार दिया, क्योंकि ये वक्त नहीं था उन बातों का, उन विचारों का। सौम्या के कहने पर सर्वेंट एक बार फिर से सबके लिए कॉफ़ी बनाकर दे गया, तो अर्जुन इस बार मना नहीं कर पाया और सब ने एक एक कॉफ़ी उठा लिया। जैसे ही सौम्या ने खुद के लिए कॉफ़ी उठानी चाही, पार्थ ने उसके सामने से कॉफ़ी हटा दी और सर्वेंट को आवाज़ लगाकर उसके लिए जूस बनाने के लिए कहा, जिस पर सौम्या का मुंह बन गया और अग्रिमा के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। सौम्या ने अर्जुन और अग्रिमा के बारे में पार्थ को भी बता दिया था। पार्थ ने कॉफ़ी पीते हुए एक गहरी सी नज़र अपने सामने बैठे अर्जुन और अग्रिमा पर डाली तो उसे दोनों साथ में एक परफेक्ट कपल जैसे लग रहे थे। अर्जुन के व्यवहार में जितना एटीट्यूड और स्टाइल झलक रहा था, अग्रिमा के व्यवहार में उतनी ही विनम्रता और सौम्यता थी। जहां अर्जुन से बात करने का, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका एकदम राजसी और शानदार था, वहीं अग्रिमा सादगी से परिपूर्ण थी। अर्जुन के गंभीर चेहरे में जितना आकर्षण था, अग्रिमा की मुस्कान में उतना ही नूर था। पार्थ दोनों को एक साथ देखकर अंदाजा लगा रहा था, अगर वह दोनों सच में पति पत्नी की तरह रहते तो कितने अच्छे लगते। और इसी सोच विचार में डूबा हुआ वो एक बार अर्जुन को देख रहा था तो एक बार अग्रिमा को। हालांकि उसके चेहरे के तरीके में या सोच में कोई खोट नहीं था, पर यही बात जब अर्जुन ने नोटिस की कि पार्थ की नज़रें बार बार अग्रिमा पर ठहर रही है, तो उसके दिल में जलन का एहसास कॉफ़ी के गर्म होने के एहसास से भी ज़्यादा था। एक बार के लिए तो उसका मन हुआ कि अग्रिमा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाए और सारी दुनिया से छुपाकर उसे अपने पास रख ले। अर्जुन जानता था कि अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसको अपना मजबूर होना बहुत खल रहा था, स्पेशली अग्रिमा के लिए, जिस लड़की के लिए वो आज अपनी जान देने को भी तैयार है। वो उसी की मदद तक नहीं कर पा रहा है। जब से उसे पता चला कि अस्पताल में बीमार रिलेटिव उसकी माँ है, तब से ही अर्जुन का मन बहुत खराब हो चुका था और वो अग्रिमा से उनके बारे में बात करना चाहता था। जो जलन इस वक्त अर्जुन को महसूस हो रही थी, उस भावना से पार्थ अच्छी तरह से वाकिफ था और जब उसने अर्जुन को खुद को घूरते हुए पाया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सौम्या ने पार्थ को बिना किसी बात मुस्कुराते देखा तो उसने मुस्कुराने का कारण पूछा, जिस पर पार्थ ने एक बार अर्जुन का चेहरा देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। बाकी तीनों ने हैरानी से देखने लगे तो पार्थ ने खुद को शांत किया और फिर अग्रिमा से बोला, बताओ अग्रिमा, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? अग्रिमा ने कॉफ़ी मग को नीचे रखते हुए बहुत ही सौम्यता से कहा,
आई एम सॉरी जीजाजी, दी की ऐसी हालत है और मैं इस वक्त आपको परेशान करने के लिए यहाँ आई हूँ। उसके कुछ आगे कहने से पहले ही सौम्या ने उसे बीच में रोककर हल्का सा झिड़कते हुए कहा, ये सब फॉर्मेलिटी वाली बातें छोड़ो और काम की बातें करो। अग्रिमा ने पार्थ को अपने मोबाइल पर एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, जीजाजी, इस लड़के ने माँ की दवाई में कुछ गलत इंजेक्शन मिक्स किए हैं जिसका असर उनकी सेहत पर बहुत बुरा हो रहा है। मैं बस चाहती हूँ कि आप किसी तरह इस लड़के को ढूंढें ताकि यह पता चल सके कि इसने ये सब किसके कहने पर किया है। पार्थ ने फ़ोटो देखते हुए कहा, यह तो हो जाएगा अग्रिमा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हॉस्पिटल जाकर एक बार सीसीटीवी फुटेज खुद देख लूँगा और कल शाम तक यह लड़का तुम्हारे सामने होगा। अग्रिमा अब कुछ और नहीं कह पाई क्योंकि पार्थ की बातों में उसे विश्वास नजर आ रहा था कि वह उस लड़के को कल शाम तक ढूंढ ही देगा। इसलिए उसने अब वहां से जाना ठीक समझा और उसने सौम्या से कह दी, आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मामा जी वहाँ अकेले हैं। एंड थैंक यू जीजा जी। सौम्या ने भी उसे जाने की इजाज़त दे दी तो उसने पार्थ से उसका फ़ोन नंबर लिया और उसके फ़ोन पर वह फ़ोटो सेंड की और खुद वहाँ से चली गई। अग्रिमा को जाते देखा अर्जुन ने भी सौम्या से कहा, एक्सक्यूज़ मी फॉर यू मिनट्स। फिर अर्जुन तुरंत बाहर निकल गया और सीधे अग्रिमा के पीछे गया जो इस वक्त तक मेन गेट के पास पहुंच चुकी थी। अर्जुन ने उसे आवाज़ लगानी चाहिए पर फिर वह रुक गया और तेज कदमों से सीधे अग्रिमा के पास पहुंचा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अग्रिमा को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ऐसा ही कुछ होगा। वह चुपचाप खड़ी अर्जुन को देखने लगी तो अर्जुन ने उससे कहा, ठीक है, तुम नहीं चाहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन तुम मेरी मदद करने से मना मत करना। अब मैं बहुत जल्द उस लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ और मैं जानता हूँ बिना तुम्हारी मदद के वो नहीं मानेगी। अग्रिमा तो उस दुष्ट इंसान को देखती ही रह गई। कितनी आसानी से उसने कह दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर इस वक्त अग्रिमा को कुछ कहना या बात बढ़ाना ठीक नहीं लग रहा था और उससे अस्पताल जाने को भी जल्दी थी तो उसने अर्जुन से बस इतना ही कहा, मुझे अपना वादा याद है और मैं मना नहीं करूँगी। आप अपने हाथ का ध्यान रखिएगा, हो सके तो 1-2 दिन इसे पानी से बचा कर रखिएगा और पट्टी बदल लीजिएगा। यह कहकर चली गई और अर्जुन अग्रिमा की फिक्र को याद करते हुए वहां खड़ा अपनी पट्टी को देखकर मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस रूम में बैठे पार्थ और सौम्या अर्जुन और अग्रिमा के बारे में ही बात कर रहे थे, जिस पर पार्थ ने कहा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अर्जुन के दिल में अग्रिमा के लिए फीलिंग्स है। जब मेरी नज़र अग्रिमा पर पड़ी तो अर्जुन के चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे इनसिक्योरिटी और जेलेसी फील हो रही है, लेकिन अग्रिमा की तरफ से मुझे ऐसा कुछ नहीं नजर आया। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको नहीं आया पर मुझे आया। तो पार्थ ने सांवलिया नजरें उसकी तरफ उठा दी, जिस पर सौम्या ने कहा, जब मैं इस कमरे से गई थी तो अर्जुन का पूरा हाथ लहूलुहान था और जब हम दोनों वापस आए तो उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी जो मेरे अंदाजे से अग्रिमा ने ही बांधी थी। सौम्या की बात सुनकर पार्थ मुस्कुरा दिया और उसके साथ ही सौम्या के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। अग्रिमा अस्पताल के लिए निकल चुकी थी और अर्जुन अब अपने घर के लिए। उसने रास्ते से अथर्व को फ़ोन किया तो पता चला कि वह भी बस घर पहुंचने वाला है। तभी अर्जुन को फ़ोन पर उसके डैड का फ़ोन आया जो उसने पूछ रहे थे कि वह घर कब तक आने वाला है। तो अर्जुन ने उनसे कहा कि वह आधे घंटे तक घर पहुंच जाएगा। इस पर उसके डैड ने आगे कुछ न कहते हुए उसे जल्दी आने को कहा। अर्जुन ने कुछ पूछना चाहा पर उससे पहले ही फ़ोन कट चुका था जो उसे बहुत ही अजीब लगा, इसलिए उसने ड्राइवर को जल्दी करने को कहा। 2 मिनट तक वह कुछ सोचता रहा, फिर उसने कुंज को और हेनरी से पूछा कि क्या वह लोग सब तैयारियां कर चुके हैं, तो दोनों ने अपना सर हाँ में हिला दिया। जैसे ही अर्जुन की गाड़ी प्रताप मेंशन के बाहर पहुंची, वहां पहले से खड़ी गाड़ियों को देखकर अर्जुन की भवें सिकुड़ चुकी थी और उसे अंदाजा हो चुका था कि अंदर क्या होने वाला है। गाड़ी से उतरते हुए उसने कुंज को इशारे से कुछ बताया, साथ ही अपना फ़ोन भी निकाल कर कुंज को दे दिया और कहा, मुझे डिस्टर्ब
डिस्टर्ब मत करना और सारे कॉल्स देख लेना। कुंज ने फ़ोन लेकर यस सर कहा तो अर्जुन जल्दी से अंदर की ओर चला गया। मेंशन के अंदर पहुंचते उसने देखा कि उसके दादू और उसके डैड के साथ संग्राम सोलंकी, अनिमेश जी, कार्तिक जी और इंद्र प्रताप जी बैठे थे। नीरज और नितिक्षा एक तरफ खड़े थे। वहीं हॉल के दूसरी तरफ लगे सोफे पर उसकी दादी और उनके साथ एक औरत बैठी थी जो नितिक्षा की मां कावेरी जी थी। बेंगलोर से आने के बाद अर्जुन अपने दादाजी से मिला नहीं था तो वो सबको इग्नोर करते हुए सीधे अपने दादाजी के पास गया और उनके पैर छूकर उन्हें गले लगाते हुए बोला, आई मिस यू दादू, और फिर धीरे से उनके कान में कहा, रिलैक्स दादू, आई एम हेयर। दादू के मिलने के बाद वह सीधा अपनी दादी के पास गया और उनसे भी उतने ही प्यार से मिला। उसने बाकी सब से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और अपनी दादी से पूछा कि उसकी मॉम और बुआ कहाँ है। उसकी दादी ने बताया कि वह दोनों किचन में है तो वह किचन की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नज़र दरवाजे से आते हुए अथर्व पर पड़ी तो उसने इशारे से उसे किचन में आने को बोल दिया और कुछ देर बाद वह दोनों अपनी मॉम और बुआ के साथ किचन में थे। अर्जुन जाकर अपने मॉम से मिला और उनसे कहा, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा, आप लोग प्लीज रिलैक्स कीजिए। अनुपमा जी को कुछ समझ नहीं आया तो वो अर्जुन को देखने लगी, लेकिन अर्जुन ने उनसे कुछ कहने से पहले अथर्व से कहा, तू एक बार जाकर अनन्या और तनिष्क से बात कर ले, मैं नहीं चाहता कि उन दोनों को सब कुछ एकदम से पता चले। अथर्व उसकी बात का मतलब समझकर ऊपर उन दोनों के कमरे की तरफ बढ़ गया और अर्जुन ने एक सर्वेंट से एक चेयर मंगवाकर उस चेयर को किचन में रखते हुए अपनी बुआ को उस पर बैठाया और खुद घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए, बुआ, उसने कहा, आज जो कुछ भी होने वाला है मैं नहीं चाहता कि उसमें मैं क्या क्या आपको पता है और क्या क्या ऐसा होने वाला है जिससे आप अनजान हो, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो आप बस इतना याद रखिए कि अर्जुन आपके और आपके बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। अर्जुन की बातें अनुपमा की समझ से बाहर थी क्योंकि वह कुछ भी नहीं जानती थी। उन्हें तो लग रहा था कि बाहर सब लोग अर्जुन और नितिक्षा के रिश्ते के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसके लिए वह कुछ खास खुश नहीं थी। फिर उन्हें लगा था कि कहीं अर्जुन नितिक्षा को पसंद तो नहीं करता, पर उन्हें ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा था क्योंकि अर्जुन हमेशा नितिक्षा से दूर दूर ही दिख रहा था। पर जब बाकी घर वालों ने कोई इतराज नहीं जताया तो वह भी चुपचाप अपनी भाभी के साथ आकर रसोई में खड़ी हो गई और उनके काम में उनका हाथ बटाने लगी। अर्जुन भी यह बात समझ गया रहा था कि उसकी बुआ को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए उसने प्यार से कहा, बुआ, जिंदगी में चाहे जो हो जाए पर आप अर्जुन को हमेशा अपने साथ पाएंगे। आप पर, मॉम पर और अपनी फैमिली पर मैं कोई कभी आंच नहीं आने दूंगा। पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन आगे कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ये वादा करता हूँ। और इसलिए आज जो कुछ भी होगा बस ये समझिए कि वह आपकी भलाई के लिए है। दुनिया समाज सब भूल जाएगा क्योंकि आपका बेटा आपके साथ खड़ा है और आपके बेटे के होते हुए आपको किसी समाज की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह बाहर चला गया और सबको देखते हुए एक सोफे पर आकर एक महाराजा की तरह बैठ गया। वैसे तो अर्जुन अपने डैड और दादू के सामने तहजीब से रहना ही पसंद करता था, लेकिन आज जैसे लोग उनके सामने बैठे थे उसने अपनी तहजीब को एक किनारे करते हुए अपने पैर पर पैर चढ़ा लिया और अपनी गहरी आंखों से सबको देखने लगा। संग्राम जी और अनिमेश जी को यह थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उन्हें लगा था कि नितिक्षा से रिश्ता जोड़ने के बाद अर्जुन कम से कम उन सबको नमस्ते तो करेगा, पर अर्जुन ने ऐसा कुछ न करते हुए सीधे सीधे अनिमेश जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगा था कि अब तक आप और आपकी बेटी ने एक माफ़ीनामा मीडिया में जारी कर दिया होगा, लेकिन मुझे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली। तो क्या आप चाहते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ बिना इजाज़त पब्लिक करने के लिए मैं आप पर मानहानि का दावा करूं? यह सुनकर अनिमेष सोलंकी, संग्राम सोलंकी, नीरज और नितिक्षा की आंखें खुलकर बड़ी हो गई। उन्हें अर्जुन ने ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। नितिक्षा को याद आया कि अर्जुन ने उसे ऐसा कुछ कहा तो था, पर वो ये नहीं जानती थी कि वह इतना सीरियस है कि बाकी सब छोड़कर सिर्फ इसी बात पर ध्यान देगा। अनिमेष जी को कुछ न बोलते देख कार्तिक जी ने बात को संभालने के उद्देश्य से कहा, अर्जुन, यह क्या बोल रहे हो बेटा? चलो मान लिया कि इनसे गलती हो गई, इन्हें नहीं करना चाहिए था तुमसे बिना पूछे कुछ भी, लेकिन अब जब रिश्ता होने वाला है तो इस तरह से मीडिया में माफ़ी मांगना, कहीं ये रिश्ता
रिश्तों को गलत न साबित करने लगे। तब तक अथर्व भी अनन्या और तनिष्क के साथ नीचे आ चुका था। उन दोनों की लाल आंखें यह बता रही थी कि वह कुछ देर पहले रोए हैं, लेकिन अथर्व ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए उन्हें वहाँ कुछ भी रिएक्ट न करने को कहा और चुपचाप दादी और कावेरी जी के पास बैठने के लिए बोल दिया। अर्जुन ने कार्तिक जी की बातें सुनकर कुछ सोचते हुए उनसे कहा, ये तो इन्हें मीडिया में बयान देने से पहले सोचना चाहिए था ना फूफा जी। और जब इनकी कंपनी के 65% शेयर लेने के बाद भी मैंने मीडिया से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया था, तो इन्हें इसके बारे में और रिश्ते के बारे में पहले मुझसे और डैड से बात करनी चाहिए थी या मीडिया से। कार्तिक जी भी अब कुछ बोल नहीं पाए तो इंद्र प्रताप जी ने कहा, अर्जुन क्या फर्क पड़ता है बेटा, आज नहीं तो कल रिश्ते के बारे में सबको पता चलना ही था। तो छोड़ो इस बात को, रिश्ते की बात करते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर अपनी एक आईब्रो पर अपने अंगूठे को नाखून को फेरते हुए, चलिए अगर आप लोग रिश्ते की बात ही करना चाहते हैं तो वही कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रिश्तों में लेन देन की बात घर के बड़े करते हैं, लेकिन मुझे अपने कुछ फैसले खुद करना पसंद है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी दहेज में कुछ चाहिए। अर्जुन की बात सुनकर उसके परिवार वाले और अथर्व उसे घूर कर देखने लगे कि यह लड़का आखिर करना क्या चाहता है। अथर्व ने अर्जुन से कुछ कहना भी चाहा, लेकिन अर्जुन ने आंख के इशारे से उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया। तो अथर्व मन मारकर चुप हो गया और अर्जुन के सोफे की बाह पर आकर एक हाथ उसके गले में डालकर बैठ गया। अर्जुन ने एक नज़र उसे मुस्कुरा कर देखा और फिर सामने देखते हुए कहा, क्या हुआ फूफा जी, क्या ये लोग दहेज नहीं देना चाहते? संग्राम सोलंकी कुछ बोल नहीं रहे थे और अनिमेष सोलंकी कुछ बोल पा नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें अर्जुन से ऐसे व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हिम्मत करके इंद्र प्रताप जी ने कहा, अर्जुन कैसी बातें कर रहे हो, हमारा परिवार लेन देन की बात में विश्वास नहीं रखता, इस तरह मांग कर कुछ लेना तो ठीक नहीं है ना। ये अपनी बेटी को देने में वैसे भी कुछ कसर नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने अपने आप को सोफे पर हल्का सा स्ट्रेच करते हुए कहा, नहीं बड़े दादू, मुझे वह सब ज्वेलरी, घर का सामान, गाड़ी, बंगला, यह सब नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग चाहिए। वैसे तो अनिमेष सोलंकी कुछ कहना नहीं चाहते थे, पर इस रिश्ते को हाथ से जाने भी नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना दिल थाम कर अर्जुन से पूछ ही लिया, बेटा तुम साफ साफ बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन ने व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, आई लाइक दिस, यह साफ साफ बात करना मुझे बहुत पसंद है। मैं साफ साफ बता देता हूँ, मुझे दहेज में सोलंकी ट्रेडिंग कंपनी चाहिए, उसके 100% ओनरशिप, वैसे तो 65% तो ऑलरेडी मेरे पास है, और साथ ही कुछ और छोटी छोटी कंपनी भी मुझे चाहिए जिनके नाम इस लिस्ट में है। ये कहकर उसने कुंज को इशारा किया तो कुंज ने एक लिस्ट लाकर अनिमेष जी को थमा दी। लिस्ट देखकर अनिमेष सोलंकी की आंखें बड़ी हो गई और उन्होंने अब घबराहट से धूम गटक लिया, क्योंकि वह समझ गए थे कि शायद अर्जुन उनके धोखे के बारे में जान गया है। उस लिस्ट में इन सारी फेक कंपनी के नाम थे जो अनिमेष सोलंकी, कार्तिक जी और इंद्र प्रताप जी के नाम पर थी, और इन सब का इस्तेमाल सिर्फ प्रताप ग्रुप से डील करने में होता है। अनिमेष जी की हालत देखकर नीरज आगे आया और उनसे अनिमेष के हाथ से वह लिस्ट और कंपनी के नाम पढ़कर उसने भी अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर ली। उन दोनों बाप बेटों की हालत देखकर कुछ पसीने की बूंदें तो कार्तिक जी और इंद्र प्रताप जी के माथे पर भी ऊपर आ गई थी, पर वो अभी पूरी बात से अनजान थे। अर्जुन ने नीरज और अनिमेष जी को देखते हुए कहा, अरे क्या हुआ? मैंने तो सुना था कि बेटी की शादी बाप और भाई के लिए बहुत बड़ा सपना होती है, और आप तो ये छोटा सा दहेज देने में ही हिचकिचा गए, वो भी ऐसा दहेज जो मेरी ही कमाई से बना हुआ है। अथर्व ने भी अर्जुन का साथ देते हुए नीरज और कार्तिक, अनिमेष जी के साथ साथ एक गहरी नज़र कार्तिक जी और इंद्र प्रताप जी पर भी डालते हुए ड्रामेटिक अंदाज में कहा, अर्जुन क्या कह रहा है? यह लोग दहेज तो तब देंगे ना जब इन कंपनी पर इनका पूरा हक होगा। इस कंपनी पर तो और किसी का भी हक साथ में है, तो यार बात करने का मौका तो दो उन्हें अपने पार्टनर के साथ। अर्जुन ने भी मिले सुर मेरा
तुम्हारा करते हुए कहा, या ऑफ कोर्स, आप चाहे तो अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे लगता है कि वह लोग इसके लिए मानेंगे। कार्तिक जी अब चुप नहीं बैठ सके और वह खड़े होकर अनिमेष के पास आए और लिस्ट उनके हाथ से लेते हुए बोले, ऐसा भी क्या है इस लिस्ट में? और ये बोलते बोलते जब उनकी नज़र लिस्ट पर पड़ी तो उनके शब्द अपने गले में ही शोक होकर रह गए। वो हैरानी से अर्जुन की तरफ देखने लगे तो अर्जुन के चेहरे के भाव देखकर उन्हें समझ आ गया कि अर्जुन सब जान चुका है। फिर उन्होंने अपनी नज़र सूर्य प्रताप जी और अजय प्रताप जी पर डाली तो वह दोनों भी उसे रोष भरी नज़रों से देख रहे थे, जिसे देखकर कार्तिक जी समझ गए थे कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। कार्तिक और अनिमेष की हालत देखकर अब बारी इंद्र प्रताप जी की थी तो उन्होंने कार्तिक जी से पूछा, कार्तिक ऐसा भी क्या है लिस्ट में? जो भी उसे देख रहा है वह अपनी जगह पर जम सा जा रहा है। तो उनकी बात का जवाब पीछे से आते हुए नक्ष ने दिया, मैं बताता हूँ दादाजी, ऐसा क्या है उस लिस्ट में जिसे देखकर वह लोग तो सिर्फ जम गए हैं पर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। नक्ष के साथ साथ उसके माता पिता भी थे। वह खुद ही शायद उन्हें वहां लेकर आया था यह बताने के लिए कि उसके दादाजी का असली रूप क्या है। नक्ष ने आगे आकर सबसे पहले सूर्य प्रताप जी, फाल्गुनी जी, अजय जी और आनंदी जी के साथ साथ अनुपमा जी के भी पैर छूते हुए तो अथर्व ने भी उठकर नक्ष के माता पिता के पास आते हुए उनके पैर छुए। इस बार अर्जुन अपनी जगह से उठा और उसने हाथ जोड़कर अपने ताऊ जी को नमस्ते किया और आगे बढ़कर नक्ष को अपने गले से लगा लिया। अर्जुन अपने परिवार के साथ अपने घर पर मौजूद था जहां अनुपमा जी और बाकी सबके सामने वह कार्तिक जी, अनिमेष सोलंकी और इंद्र प्रताप सिंह जी की असलियत लाना चाहता था। अर्जुन ने जैसे ही नक्ष को गले लगाया हर कोई हैरान सा खड़ा रह गया। उसके परिवार में सब जानते थे कि अर्जुन और नक्ष के बीच एक खटाई की दीवार है, पर यह दीवार कब ढह गई थी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। नक्ष भी अब अर्जुन के साथ उसके सोफे की तरफ बढ़ गया और अर्जुन के फिर से बैठते ही अथर्व और नक्ष उसके दोनों तरफ उसी को सोफे की बाजू पर बैठ गए। इस नज़ारे को देख कुछ लोग खुश थे तो कुछ अंदर तक जल भुन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अग्रिमा अस्पताल में बैठी थी और वो भी अथर्व और अदिति के रिश्ते की न्यूज़ देख चुकी थी। दोनों के रिश्ते के बारे में जानकर वो खुश थी। अदिति अथर्व को पसंद करती है ये बात वो पहले से जानती थी। मन ही मन उसने सिर्फ एक ही बात कही, शुक्रिया भगवान, किसी को तो अपने हिस्से की खुशियाँ मिल रही है, उन दोनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। पार्थ भी कुछ देर बाद हॉस्पिटल पहुंच चुका था और उसके साथ एक और लड़का था जो वहां के किसी लोकल पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था और पार्थ का दोस्त भी था। उसने अपना आईडी कार्ड दिखाकर अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज के लिए क्लिप्स ले लिए और फिर उन क्लिप्स को अपने ग्रुप में शेयर करके उस लड़के के बारे में जानकारी निकालने को बोल दिया। पार्थ ने साथ ही जाकर अग्रिमा और उसके मामा जी से मुलाकात की और अब तक अग्रिमा के दादाजी और उनके भाई अनुराग और उसके पापा भी अस्पताल पहुंच चुके थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने अग्रिमा की मां की हालत देखते हुए उन्हें किसी भी बुरी खबर के लिए तैयार रहने को बोल दिया था। सब एक बार जाकर संजीता जी को देख आए थे, सिवाय राजवीर जी के। जब अग्रिमा जिद करने लगी तो उन्होंने अपने भीगे स्वर में कहा, मुझे अपने पास महसूस करके कहीं वो जीने की उम्मीद न पाल बैठे। मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं? न उसका ख्याल रख पाया और न ही उसकी निशानी को एक अच्छी जिंदगी दे पाया। अगर वो ठीक भी हो गई तो कैसे बताऊंगा कि उसकी जगह मैंने किसी दूसरी औरत को दे दी, वो भी एक ऐसी औरत को जो तुझे संजीता जैसा प्यार देना तो छोड़, जिसने अपने जरूरी फर्ज तक नहीं निभाए। राजवीर जी की व्यथा भी कम नहीं थी। अपने लक्ष्मण जैसे भाई पर ऐसा इल्जाम उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया था ये बस वो खुद ही जानते हैं। फिर अपनी 2 दिन की बच्ची की शादी, वो भी कैसे परिवार में जो उन्हें सिर्फ दुश्मन समझता है। फिर अपनी जान से प्यारी बीवी को पागलों जैसी हालत में देखना और इन सब से ऊपर परिवार के दबाव में आकर दूसरी शादी करना, वह भी एक ऐसी औरत से जो इनकी पत्नी तो छोड़ो उनके घर की सदस्य तक नहीं बन पाई। आज तक वो सिर्फ अनुराग की वजह से
साथ रखे हुए थे। ग्रीमा भी इन सब बातों को सुनकर ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए। उसने सिर्फ अपने पिता के हाथ पर हाथ रख और कहा, जो भी कुछ भी हो चुका है उसे बदलना नहीं जा सकता। पापा, जैसी माँ की हालत है, मुझे लगता नहीं कि अग्रिमा ने इससे आगे के शब्द उसके गले में चौंक हो रहे थे। जैसे कैसे वो अपने माँ से कह सकती थी कि उसकी माँ के पास अब कम ही वक्त बचा है। फिर भी उसने अटकते हुए कहा, माँ के पास ज़्यादा वक्त नहीं है पापा, और मैं बस इतना चाहती हूँ कि माँ के आखिरी वक्त में आप उनके पास हो। मैंने आप दोनों को कभी एक साथ नहीं देखा, चाहे कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए ही सही, पर मैं अपने माँ बाप को एक साथ देखना चाहती हूँ। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? राजवीर जी अपनी बेबसी पर बस रो पड़े। इससे ज़्यादा शायद वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, ना ही अपनी बीवी के लिए और ना ही अपनी बेटी के लिए। उधर प्रताप मेंशन में कार्तिक जी, अनिमेश जी और इंद्र प्रताप जी के होश उड़े हुए थे। तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या कहे और क्या करे। नीरज भी सच्चाई से वाकिफ हो चुका था कि अर्जुन को सब पता चल चुका है और दहेज का बहाना वह सिर्फ बदले के लिए कर रहा है। उसे इस वक्त अपने पिता पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उन पर भरोसा करके खुद से कुछ नहीं किया था। संग्राम सोलंकी असमझ के भाव से एक तरफ बैठे थे, लेकिन अब यह सस्पेंस उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने अनिमेष से हल्के से सख्त लहजे में पूछा, अनिमेष, क्या है ये सब और कैसी लिस्ट है ये तुम्हारे हाथ में? सब कुछ साफ साफ बताओ। अनिमेष जी ने अपने पिता को गुस्से में घूरा, क्योंकि उसके पास साफ साफ बताने का कोई शब्द नहीं थे। संग्राम सोलंकी भी अब इस ड्रामे को खींचना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन की तरफ रुख करते हुए कहा, देखो अर्जुन, इतना तो मैं जानता हूँ, तुम्हारा परिवार दहेज नहीं मांगेगा, तो तुम ये जो भी कर रहे हो बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुम प्लीज इस राज से पर्दा उठा दो। अर्जुन ने अपनी रोबदार आवाज में बिना किसी संकोच से कहा, सोलंकी ट्रेडिंग कंपनी में 65% मैंने कुछ खुद खरीदे, क्योंकि मैं उस कंपनी को टेक ओवर करना चाहता हूं, और ये टेक ओवर मेरी तरफ से नक्श के लिए गिफ्ट है। आपके पोते ने नक्श की शराब में कुछ मिलाकर उसे फंसाना चाहा, लेकिन वो ये भूल गया था कि मेरे और नक्श के बीच में जितनी मर्जी समस्याएं हों, आखिर है तो वह मेरा भाई ही। सोलंकी ट्रेडिंग कंपनी मुझे सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि आपके पोते ने मेरे भाई के साथ ही नहीं, एक मासूम लड़की के साथ भी बहुत गलत किया, और किसी लड़की के साथ गलत करने वाले को मैं कभी माफ़ नहीं करता। रही बात आपके बेटे के हाथ में लिस्ट की, तो वो उन फर्जी कंपनियों की लिस्ट है जो पिछले तकरीबन 20 साल से मेरी कंपनी से घोटाले के रूप में पैसे ऐंठ रही है, और इन कंपनियों का मालिकाना हक 3 लोगों के नाम पर है, अनिमेष सोलंकी, कार्तिक सल्होत्रा और इंद्र प्रताप सिंह। अब जब पैसा मेरी कंपनी ने ऐंठा गया है, तो ही कंपनी भी मेरी ही हुई ना। तो बस सिंपल है, मैं अपनी कंपनी को वापस ले रहा हूँ, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये सारी कंपनी आपके पास रहे, तो उनका 20 सालों का प्रॉफिट मुझे चाहिए, वह भी ब्याज समेत। अर्जुन ने अपनी बात नहीं खत्म नहीं की और आगे बोलना शुरू किया, वैसे तो मैं मेरे और मेरे परिवार के साथ धोखा करने वालों को कभी माफ़ नहीं करता, लेकिन इस बार मेरी मजबूरी है, क्योंकि इसमें मैं से एक इंसान मेरा फूफा है और दूसरे मेरे दादा का बड़ा भाई है। हाँ, लेकिन आपके बेटे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो उनके लिए तो मैं पुलिस आराम से बुला सकता हूँ, या फिर मैं अपने तरीके से अपने गार्ड्स को बोलकर भी ये सब शॉर्ट आउट करवा सकता हूँ। कावेरी जी चुपचाप फाल्गुनी जी के बगल में बैठी थी और उनकी नज़रें और सिर दोनों ही झुका हुआ था, लेकिन अनुपमा जी की नज़रें आज उठी हुई थी। शायद उनके भतीजे की हिम्मत ने उन्हें सिर उठाने के लायक कर दिया था। वहीं अनन्या और तनिष्क की नज़रों में अपने पिता के लिए शिकायत और हिकारत नजर आ रही थी। कोई और कुछ भी कहता उससे पहले ही नक्श ने कहा, तू बड़े दादा को माफ़ कर सकता है अर्जुन, शायद छोटे दादू के कहने पर या परिवार समझकर, लेकिन मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। पर क्या करूं? है तो मेरे दादाजी, सज़ा भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कर सकता हूं,
ये बोलकर वो इंद्र प्रताप जी के सामने गया और बोला, दादाजी, आज के बाद आपका कोई पोता नहीं। ये जो जमीन जायदाद संपत्ति कारोबार अपने धोखे की कमाई से बनाया है, मैं उससे अपना नाम हटाता हूँ। मुझे आपकी संपत्ति से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए।